हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? जो चैप्टर 3 है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं? निर्धनता एक चुनौती में हमने क्या पढ़ा कि निर्धनता के जो आंकड़े थे, यानी कि निर्धनता के अब तक कहाँ तक पढ़े हैं? निर्धनता के जो अनुमान थे कि किस वर्ष कब कितना परसेंट शहरों में था और किस वर्ष वो घटता रहा, यानी कि जो निर्धनता का अनुपात है शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में या भारत का जो क्षेत्र है, यानी क्या कहते हैं एवरेज है भारत का निर्धनता का अनुमान का, वो घटता रहा है। निर्धनता का जो अनुमान था शहरों में भी घटता रहा साल दर साल, दशक दर दशक, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी घटता रहा। और उसके साथ साथ भारत का जो औसत है भारत में निर्धनता का, वो भी ग्राफ जो है वो नीचे गिरता रहा। तो अब हम उसी से संबंधित रिलेटेड कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है असुरक्षित समूह। असुरक्षित असुरक्षित समूह। देखिए, जो निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का अनुपात है, यानी कि निर्धनता रेखा के नीचे का जो अनुपात है भारत में, वो सभी सामाजिक समूहों में और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि निर्धनता रेखा के नीचे का जो अनुपात है भारत में, सभी सामाजिक समूहों में और वर्गों में असमानता पाई जाती है, यानी कि एक समान नहीं है। निर्धनता का जो समानता पाया जाना चाहिए वो पाया नहीं जाता है। देखिए, जो सबसे ज्यादा निर्धनता रेखा के नीचे की जो बात है, तो जो सबसे ज्यादा असुरक्षित है सामाजिक समूह, वो कौन सा सामाजिक समूह है जो सबसे ज्यादा असुरक्षित है? तो वो कौन है? वो है आपके अनुसूचित जाति और जनजाति। कौन है सबसे ज्यादा जो असुरक्षित है भारत में सामाजिक समूह में? निर्धनता के मामले में जो सबसे निर्धनता रेखा के नीचे जो सबसे अधिक असुरक्षित है वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसके साथ साथ जो आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक वर्गों में जो सबसे अधिक असुरक्षित है, यानी कि ये तो असुरक्षित जो लोग हैं ये सामाजिक क्षेत्र में है अनुसूचित जाति और जनजाति, लेकिन आर्थिक वर्गों में जो सबसे अधिक, आर्थिक समूह में जो सबसे अधिक असुरक्षित हैं वो है आपके ग्रामीण जो कृषि श्रमिक हैं। ग्रामीण कृषि श्रमिक, वो भी अनियत, ग्रामीण अनियत कृषि श्रमिक और नगरीय अनियत श्रमिक, ये लोग क्या है सबसे अधिक असुरक्षित हैं। यानी कि गांव में रहने वाले, जो गांव में काम करने वाले जो बेरोजगार हैं, जो श्रमिक हैं, वे लोग गांव में काम करने वाले श्रमिक, और इसके साथ साथ जो शहरों में काम करने वाले श्रमिक हैं, वे दोनों क्या हैं? वे दोनों बहुत ही असुरक्षित हैं। अब मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से भारत में जो जातियां हैं वो उनमें असमानता, निर्धनता में असमानताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, हम इस तरह से इसको बांट लेते हैं। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50। ये जो है ये क्या है? परसेंटेज है। अब हम यहां से लिखते हैं, ये मान लीजिए अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजातियों का जो आंकड़ा है वो कितना है? 43%। तो भारत में अनुसूचित जनजाति 43% क्या है? बेरोजगार है, यानी सही बेरोजगार का निर्धन है। 43% क्या है? निर्धन है। इसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति है, दूसरे पॉइंट हम रखते हैं अनुसूचित जाति को, तो अनुसूचित जाति जो है वो 29% क्या है? 29% निर्धन है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं 29%। ये क्या है? अनुसूचित जाति। अब हम तीसरे कैटेगरी रखते हैं, भारत का जो औसत निर्धनता है, भारत की औसत निर्धनता 22% है। तो तीसरे पे हम भारत का औसत निर्धनता रखते हैं, भारत की
औसत निर्धनता, भारत की जो औसत निर्धनता वो 22% है, तो हम 22% रखते हैं। ये क्या है? भारत की औसत निर्धनता। अब हम चौथे नंबर पे रखेंगे ग्रामीण कृषि, जो कृषि श्रमिक हैं, अनियत कृषि श्रमिक, अनियत कृषि श्रमिक, या ये कौन से है? ग्रामीण है। जो अनियत कृषि श्रमिक है, ग्रामीण है, इनका जो औसत है वो है 34%। यानी कि भारत में आपको 34% क्या है? भारत में 34% लोग ग्रामीण निर्धन है। कितने परसेंट? 34%। इसी तरह से अनियत शहरी श्रमिक, अनियत गैर, हम इसको लिख सकते हैं गैर अनियत गैर कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक, अनियत गैर कृषि श्रमिक, ये कहाँ है? शहर के या नगर के। तो इनका भी जो निर्धनता का औसत है वो कृषि श्रमिक के लगभग में है, बराबर है 34%। तो ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े क्या दर्शा रहा है कि जो भारत का जो औसत गरीबी दर है वो कितना है? 22% है। कितना है? 22% भारत में गरीबी पाई जाती है। लेकिन अब इसमें सामाजिक समूहों में भी असमानता पाई जा रही है, आर्थिक समूहों में भी असमानता पाई जा रही है। अगर हम इसे सामाजिक समूह में, अनुसूचित जाति को हम सामाजिक समूह मान रहे हैं, तो अनुसूचित जाति में जो निर्धनता है वो कितना परसेंट है? 43%। और इसी तरह से अनुसूचित जाति का जो निर्धनता परसेंट है वो कितना है? 29%। और ये भारत का कितना है? पूरे भारत का जो औसत है वो गरीबी की दर कितनी है? 22%। इसी तरह से अगर हम आर्थिक वर्गों की बात करें, तो आर्थिक वर्गों में जो अनियत कृषि श्रमिक है, यानी कि जो अनियत का मतलब जिनको लगातार काम ना मिलता हो, निश्चित ना हो कि कब काम मिलेगा कब नहीं, तो ये श्रमिक जो गांव के लोग हैं वो 34% क्या है? निर्धन है भारत में। इसी तरह से अनियत गैर कृषि श्रमिक जो शहरों में पाए जाते हैं, जो कृषि काम से संबंधित काम नहीं करते हैं, दूसरे काम करते हैं, इन लोगों को भी काम निश्चित नहीं होता, नियमित नहीं होता है, तो ये अनियमित होते हैं। ये शहर के लोग होते हैं, शहर में काम करते हैं, तो इनका भी जो गरीबी परसेंट है वो 34% है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस आंकड़े को देखने के बाद हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में जो गरीबी दर है, निर्धनता दर है, वो न तो सामाजिक क्षेत्र में बराबर है, समान है, न तो आर्थिक वर्गों में समान है। यानी कि भारत में जो गरीबी दर है वो असमान पाई जाती है। असमानता, गरीबी दर असमानता रूप में लिए हुए, यानी कि गरीबी दर में असमानताएं पाई जाती हैं। इस ग्राफ को देख के एकदम पता चल रहा है कि कहीं भी समानता नहीं, यहाँ पे थोड़ी बहुत समानता है आर्थिक वर्ग में, नहीं तो बाकी सब में क्या है? असमानताएं पाई जाती हैं। देखिए, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, सामाजिक रूप से ये क्या होते हैं? सुविधा वंचित होते हैं, इन्हें समाज में सुविधा नहीं मिलती। और इसके साथ साथ इन सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना गंभीरता को दिखाता है। एक तो इन्हें सुविधा नहीं मिलती, ऊपर से ये जो भूमिहीन होते हैं, अनियत यानी कि लगातार इन्हें काम नहीं मिलता, दिहाड़ी श्रमिक होते हैं, और काम मिलने की कोई गारंटी नहीं होती कि काम मिलेगा या नहीं, तो ये इनकी गंभीरता को दिखाता है। देखिए, हाल के कुछ वर्षों में कुछ अध्ययन में ये पाया गया है, हाल के कुछ वर्षों में शोध किया जाता है, हमेशा शोध किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसमें ये पाया गया है कि 1990 के दशक में क्या हुआ है? 1990 के दशक से अगर हम अनुसूचित जाति को छोड़ दिया जाए, अनुसूचित जनजाति को छोड़ दिया जाए, तो अनुसूचित जनजाति को छोड़ के बाकी सभी जो वर्ग हैं उनकी गरीबी दर कम हुई है। यानी कि 1990 के दशक में जो विभिन्न अध्ययन किए गए हैं, उस अध्ययन के आंकड़े के अनुसार 1990 के दशक से क्या हुआ है? अनुसूचित जनजाति को छोड़ के, इस जनजाति को छोड़ के बाकी जो समूह है, अनुसूचित जाति हो गया, ये कृषि श्रमिक हो गया, शहरी श्रमिक, इनकी जो निर्धनता का ग्राफ है वो गिरा। यानी कि इनकी निर्धनता में क्या आई है? कमी देखने को मिली है। लेकिन ये जो अनुसूचित जाति है, इनमें जो इनकी जो कमी, मतलब कि इनकी जो गरीबी दर है वो वैसे की तैसे ही रही है, इसमें कमी नहीं है। लेकिन 1990 के दशक से अन्य वर्गों की गरीबी दर में क्या हुई है? कमी देखने को मिली है। देखिए,
अब इन जो सामाजिक समूहों के अतिरिक्त जो होते हैं, इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त, अब इन सामाजिक समूह में तो असमानता पाई जा रही है, लेकिन इनके अतिरिक्त इन परिवारों में भी असमानताएं पाई जाती हैं। सामाजिक समूहों में तो असमानताएं पाई जाती है, विभिन्न वर्गों में हमने देखा कि असमानताएं पाई जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ परिवारों में भी क्या पाई जाती है, असमानताएं पाई जाती हैं। कुछ परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है, यानी कि वे आर्थिक रूप से बहुत ही निर्धन होते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती है, लेकिन इसके साथ साथ उस परिवार के परिवारों में असमानताएं पाई जाती है गरीब में, जैसे कि एक परिवार ज्यादा गरीब है, ये परिवार कम गरीब है, अगला परिवार और ज्यादा गरीब है, तो परिवारों में तो असमानताएं पाई जा रही हैं, निर्धनता में असमानताएं पाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन परिवारों के सदस्यों में भी काफी ज्यादा असमानताएं पाई जाती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई परिवार गरीब है, निर्धन है, तो उन परिवारों के सदस्यों के साथ भी विभिन्न सदस्यों में असमानताएं पाई जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि महिला जो है, महिला के साथ, वृद्ध के साथ, या जो औरतें होती हैं, उन लोगों की स्थिति उन परिवारों में, गरीब परिवारों में और ज्यादा खराब होती है। कोई गरीब परिवार है तो उसमें महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब होगी, उनमें वृद्धों की स्थिति और ज्यादा खराब होगी। तो ऐसा परिवारों में भी असमानताएं पाई जाती हैं, सिर्फ समूहों में ही नहीं बल्कि परिवार में भी असमानताएं पाई जाती हैं। तो ये था असुरक्षित समूह। अब अगला जो पॉइंट है, इसी से ये तो हमने पढ़ा कि विभिन्न समूहों में, यानी कि जातियों में, हमने जातियों के बारे में पढ़ा, और जो सामाजिक आर्थिक जो काम करने वाले लोग हैं, इनमें असमानता पाई जाती है। अब हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे अंतरराज्यीय असमानताएं, कि राज्यों में भी असमानताएं, परिवारों में और समूहों में तो असमानताएं पाई ही जाती हैं, राज्यों में भी असमानताएं पाई जाती हैं। आई होप आपको ये असुरक्षित समूह के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अब अगला जो पॉइंट है वो है अंतरराज्यीय असमानता। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अंतरराज्यीय असमानताएं। अंतरराज्यीय असमानताएं। अंतरराज्यीय असमानताएं, देखिए भारत में जो निर्धनता का एक और हम क्या कह सकते हैं कि भारत में निर्धनता का एक और पहलू और जो एक आयाम है वो क्या है कि प्रत्येक राज्य में जो निर्धन लोगों का अनुपात है वो एक समान नहीं है। हमने ये देखा कि अभी तक विभिन्न सामाजिक समूहों में जो निर्धनता का अनुपात एक समान नहीं था, यहाँ तक कि परिवारों में भी असमानता पाई जाती है निर्धनता में। अब उनके साथ साथ क्या होता है कि राज्यों में भी क्या पाई जाती है, राज्यों की भी निर्धनता में असमानताएं पाई जाती हैं। यद्यपि 1970 में निर्धनता में कमी, 1970 के दशक के प्रारंभ से क्या हुआ है कि निर्धनता में हम कह सकते हैं कि कुछ कमी आई है, लेकिन वो कमी, उस निर्धनता को दूर करने में विभिन्न राज्य क्या हुए हैं, सफल, एक बराबर सफल नहीं रहे हैं। 1970 से निर्धनता में कमी आई है, हम ये कह सकते हैं कि 1970 के दशक से विभिन्न राज्यों में निर्धनता में कमी आई है, लेकिन विभिन्न जो राज्य हैं वो उस निर्धनता को कम करने में एक बराबर सफल नहीं रहे, यानी कि उस निर्धनता को कम करने में उनमें भी असमानताएं पाई गई हैं। जैसे कि भारत में 2010-11 के अनुसार क्या हुआ है, 2010-11 के आंकड़े के अनुसार भारत में कितना परसेंट गरीबी पाई जाती है, 22%। 2010-11 के अनुसार भारत में कितने परसेंट, 22% निर्धनता पाई जाती है। लेकिन अब देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस 22% से भी ज्यादा उन राज्यों में निर्धनता पाई जाती है, यानी कि जो देश का निर्धनता औसत है उससे ज्यादा भी, उस औसत से ज्यादा भी निर्धनता देश के कुछ राज्यों में पाई जाती है, जिनमें से मैं कुछ के नाम बता रहा हूं। असम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा। ये कुछ राज्य हैं जिनमें जो निर्धनता परसेंट है वो इस देश के आंकड़े से भी अधिक है, औसत से भी अधिक है। अब देखिए, अब इनमें से जो बिहार और उड़ीसा है, इन दोनों के बारे में मैं बात बताता चलूं कि बिहार में जो निर्धनता परसेंट है वो कितना है, 33.7%। बिहार में निर्धनता कितनी पाई गई है, आंकड़े के अनुसार 2010-11 के आंकड़े के अनुसार 33.7%, और उड़ीसा में जो है
32.6% निर्धनता पाई जाती है, पाई गई है, जो कि देश के निर्धनता औसत से काफी ज्यादा है, लगभग हम कह सकते हैं 1.5 गुना। तो देश के निर्धनता औसत से भी क्या है, इन दो राज्यों में, ये भारत के सबसे ज्यादा निर्धन वाले राज्य हैं। तो बिहार में 33.7%, उड़ीसा में 32.6%, जो सबसे अधिक निर्धनता वाले राज्य हैं, तो जो भारत के निर्धनता औसत से भी ज्यादा है। अब अगर हम इनकी बात करें, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार और उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे निर्धनता सिर्फ गांव में ही नहीं पाई जाती है, बल्कि शहरों में भी काफी मात्रा में फैल गई है। यानी कि इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में, गांव के साथ साथ शहरों में भी काफी अधिक निर्धनता पाई जाती है। अब मैं कुछ राज्यों के आपको नाम बताऊंगा जिन्होंने निर्धनता को कम करने में सफलता पाई है। जिनमें से कुछ राज्य हैं, केरल हो गया आपका, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, और आंध्र प्रदेश। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने निर्धनता में काफी ज्यादा सुधार किया है, निर्धनता की आंकड़ा जो था उसको काफी ज्यादा सीमित किया है। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये राज्य जिन्होंने, जो काफी अधिक निर्धन है, इन राज्यों ने काफी तरक्की की है, काफी विकास किया। अब जैसे पंजाब और हरियाणा जो राज्य, उन्होंने किस तरह से अपने निर्धनता को कमी की, उन्होंने कृषि दर में वृद्धि करके, कृषि का विकास करके उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य की निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह से जो केरल है, केरल ने क्या किया, केरल ने मानव संसाधन पर जोर दिया, मानव संसाधन पे पूंजी लगाया, निवेश किया। केरल ने मानव संसाधन पे निवेश किया, शिक्षा पर निवेश किया, जिसके बाद उनके विकास का दर आगे हुआ, यानी कि निर्धनता उसके वजह से कम हुई। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है, उसने क्या किया, पश्चिम बंगाल ने क्या किया कि भूमि में जो कमी थी, भूमि सुधार के द्वारा निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया। भूमि में जो कमियां थी उसको दूर किया। जब कमियां दूर हुई तो फिर क्या कहते हैं कि भूमि की उर्वरता बढ़ गई, उससे उत्पादन बढ़ा, जिससे निर्धनता यहाँ पे भी कम होने में मदद मिली। अब ये जो आंध्र प्रदेश हो गया या तमिलनाडु हो गया, ये इन राज्यों ने क्या किया, इन राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया। यानी कि वितरण प्रणाली, यानी कि जो भी अन्न होते हैं उसको, जो भी सुविधाएं होती है उसको आम आदमी तक पहुंचाया, जिसकी वजह से इन राज्यों में क्या हुआ, इन राज्यों में निर्धनता का आंकड़ा घटा है। तो इन राज्यों ने क्या किया, अपने राज्य का विकास करने के लिए विभिन्न कदम उठाए, जबकि ये राज्य असफल रहे, जिसके कारण इन राज्यों में काफी अधिक गरीबी दर, निर्धनता दर पाई जाती है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इन राज्यों में, बिहार उड़ीसा में 1/3 क्या है, 1/3 लोग निर्धन पाए जाते हैं। तो ये था अंतरराज्यीय असमानता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे राज्यों में भी असमानताएं पाई जाती है। कोई भी राज्य एक बराबर धनवान नहीं है, हर राज्य में गरीबी का आंकड़ा है वो एक से बढ़कर एक है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, एक बराबर कहीं पर नहीं है। अब अगला जो पॉइंट है उसमें हम वैश्विक निर्धनता परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। वैश्विक निर्धनता यानी कि संसार की, ये तो राज्य की निर्धनता है, अब हम संसार की निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। वैश्विक निर्धनता, देखिए वैश्विक निर्धनता में हम क्या पढ़ेंगे, संसार के विभिन्न देश जो विभिन्न देशों की निर्धनता के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक जो निर्धनता में रहने वाले लोग हैं, विभिन्न देशों में जो अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का जो अनुपात है वो क्या है, 1990 में 36% था। 1990 में जो विभिन्न देश को मिला के जो निर्धनता निकाला गया, तो 1990 में कितना था, 1990 में 36% क्या थे, विश्व के लोग निर्धन थे, जो 2015 में घट के कितना हो गया, वही जब 1990 में देखा गया तो 36% था और 2015 में घट के कितना हो गया, 10% हो गया।
1990 में गरीबी दर संसार की कितनी थी? 36%, जो 2015 में घट के कितना हो गया? 10% हो गया। देखिए, यद्यपि हम कह सकते हैं गरीबी या निर्धनता में गिरावट देखने को मिला, हम यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से गिरावट देखने को मिला। 25 सालों में 26% गिरावट हुई है निर्धनता में। लेकिन इसके साथ साथ निर्धनता में तो गिरावट देखने को मिला, लेकिन ये क्या है? ये जो निर्धनता वो क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। इस निर्धनता में भी असमानताएं पाई गई हैं, जैसे कि राज्यों में हमने देखा, जैसे कि हमने सामाजिक क्षेत्रों में देखा, हमने आर्थिक वर्गों में देखा। उसी तरह से विभिन्न देशों में भी जो असमानताएं हैं गरीबी की वो पाई गई हैं। एक बराबर कहीं पे भी देखने को नहीं मिला कि एक बराबर दर से हर देश में गरीबी गिरी हो। जैसे कि अब हम ये कह सकते हैं तीव्र आर्थिक विकास की प्रगति से, यानी कि आर्थिक विकास की प्रगति से और मानव संसाधन विकास में निवेश के द्वारा चीन और दक्षिणी एशिया के देशों में क्या हुआ? गरीबी दर में कमी देखने को मिली है। इन देशों में जब तीव्र आर्थिक विकास हुआ है और मानव संसाधन विकास में इन्होंने क्या किया? निवेश किया है। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से क्या हुआ कि गरीबी दर इन देशों में गिरी है। क्या हुआ है? इन देशों में, चीन में और दक्षिण पूर्वी एशिया में गरीबी दर गिरी है। अब मैं कुछ आंकड़े आपको चीन के बारे में बताता हूं कि चीन में जो था 1981 में, चीन में जो 1981 में गरीबी दर था वो कितना था? बहुत ज्यादा था। 88.3% लोग क्या थे? गरीब थे। चीन में 1981 की जनगणना के अनुसार 88.3% लोग क्या थे? गरीब थे। जो 2008 में गरीबी दर घट के कितना हो गया था? 2008 में गरीबी दर घट के 14.7% हो गया। 1981 में 88.3% गरीबी थी, जो 2018 नहीं है, 2008 है। 2008 में गरीबी दर घट के कितना हो गया? 14.7%। वहीं 2015 में ये और घट के कितना हो गया? 0.7%। यानी कि 1% से भी ज्यादा कम, 1% से भी कम गरीब अब चीन में 2015 के आंकड़े के अनुसार कितने हैं? 1% से भी कम, यानी कि 0.7% लोग गरीब पाए जाते हैं। तो चीन में नहीं, दक्षिण एशिया में भी गरीबी दर काफी तेजी से घटी है। दक्षिण एशिया में हम क्या कह सकते हैं कि जो विभिन्न उपमहाद्वीप के राज्य देश हैं, भारत के साथ पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, ये सब देश दक्षिण एशिया में आते हैं। तो इन देशों में भी क्या हुआ कि गरीबी दर काफी तेजी से घटी है। अब मैं दक्षिण एशिया का आपको आंकड़ा बताता हूं कि दक्षिण एशिया में जो हुआ है 2005 में कितना था? 2005 में दक्षिण एशिया में आपका 34% लगभग गरीबी दर थी। दक्षिण एशिया में 2005 में कितना परसेंट था? 34%, जो 2013 में घट के कितना हो गया? लगभग आधा। 2013 में घट के कितना हो गया? 16.2%। दक्षिण एशिया के जो विभिन्न देश है उनका जब औसत निकाला गया तो 2005 में 34% निर्धनता थी, जो घट के 2013 में कितना हो गया? 16.2% हो गया। तो ये जो गरीबी दर थी इसका औसत ही नहीं घटा, परसेंटेज ही नहीं घटा, बल्कि संख्या भी घटा है। जैसे कि 2005 में 510.4 मिलियन लोग थे। 2005 में कितने मिलियन? 510.4 मिलियन लोग क्या थे? गरीब थे। कितने लोग? 510.4 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 510.4 मिलियन गरीब थे कि कब? 2005 में, जो 2013 में घट के कितना हो गया? 2013 में घट के 274.5 हो गया। कितने मिलियन? 274.5 मिलियन लोग गरीब बचे रहे। यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि आधे से थोड़ा सा 40%, हम यहाँ कह सकते हैं 40-45% गरीबी क्या हुई? घट गई। 2005 में 510.4 मिलियन गरीब थे, जो 2013 में घट के कितना हो गए? 274.5 मिलियन गरीब रह गए। इसके साथ साथ गरीबी यहीं पे ही नहीं घटी, कुछ अन्य देशों में भी गरीबी काफी अधिक मात्रा में घटी है। जैसे जो सहारा अफ्रीका है, सहारा अफ्रीका में क्या था कि 2005 में गरीबी 51% थी। कहां पे? सहारा अफ्रीका में। सहारा अफ्रीका में 2005 में कितना था? 51% था, जो अगले 10 सालों में हम कह सकते हैं कि 2015 में, अगले 10 सालों में 2015 में घट के कितना हो गया? 2015 में घट के आपका हो गया 41%। कितना हो गया? 2005 में 51% था, 2015 में कितना हो गया? 41%। इसी तरह से कुछ अन्य देश थे जिनमें आपका नाम लैटिन अमेरिका के देश था। लैटिन अमेरिका में भी यही सिलसिला जारी रहा। लैटिन अमेरिका में क्या हुआ कि लैटिन अमेरिका में
लैटिन अमेरिका में 2005 में कितना परसेंट था? 10% था। 2005 में गरीबी दर कितनी थी? लैटिन अमेरिका में 2005 में गरीबी दर 10% थी, जो 2015 में घट कितना हो गया? 4% हो गया। तो यहाँ पे भी गरीबी की दर काफी तेजी से घटी। अब यहाँ तक कि जो समाजवादी रूस था वहां पे गरीबी समाप्त हो गई। समाजवादी रूस में जो रूस था वहां पे गरीबी समाप्त हो गई थी, सरकारी आंकड़े के अनुसार गरीबी समाप्त हो गई थी, यानी कि लेकिन बाद में कुछ गरीबी वहां पे देखने को मिली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन देशों में क्या हुआ? गरीबी काफी तेजी से घटी। अब मैं आप कुछ आंकड़े के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से गरीबी जो थी वह घटी है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें 2005, 2010, 2013 और 2015, यहाँ पे हम वर्ष लिख ले रहे हैं और आगे हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया परसेंटेज। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि चीन की जो गरीबी दर थी वो कैसे घटी है, तो 2005 में हमें क्या मालूम चला था कि चीन में जो गरीबी दर थी 2008 में कितनी थी? 14.7%, यानी कि 14.7% से वो कहां तक घटी? 0.7% तक। तो अगर हमें चीन का निकालना हो तो 2005 में, यही है ना, 2005 में चीन में कितना था? 14, ये 14 हम इसको यहाँ से मान लें, आधे से थोड़ा सा, हाँ 14 से 2015 तक कैसे घटा है? इस तरह से घटते हुए 0.7% तक चला गया है। ये किसका है गरीबी रेखा? चीन की गरीबी रेखा की गिरावट है। अब हम ये कहना है कि जो सहारा अफ्रीका था उसका गरीबी दर 2005 में 51 था और 2015 में कितना हो गया? 41। तो हम यहां से जा सकते हैं 51 से 41 तक ना, इस तरह से ये सहारा अफ्रीका की गिरावट देखने को मिली है। ये क्या है? सहारा अफ्रीका। अब इसके बाद हमें लैटिन अमेरिका का 2005 में कितना था? 10% और 2015 में 4%। तो ये लैटिन अमेरिका का 10% है, कहां तक गया? 4% तक गया। यह लैटिन अमेरिका, इसकी भी गरीबी देखने को मिली है कि गरीबी कितनी तेजी से घटी है। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्व एशिया था, कौन था? दक्षिण पूर्व एशिया, वहां पे भी कमी देखने को मिली। कितना? कि 34% से वो 16.2% तक चला गया। कितना था? पहले 2005 में 34% था, हम यहां से मान सकते हैं ये 34 है, यहां से 34% से वो 16% तक चला गया, यानी कि यहां तक आया है। तो इस तरह से वहां भी क्या हुआ है? ग्राफ इसका गिरता रहा है। ये दक्षिण पूर्व एशिया है। इस तरह से हमको क्या मालूम चलता है? यहाँ देखने से ये मालूम चल रहा है कि गरीबी दर हर देश की काफी तेजी से घटी है। किन्हीं की तेजी से घटी है और किन्हीं देशों का किन्हीं देशों का धीमे मतलब गरीबी दर घटा है, लेकिन गरीबी दर हर देश में देखने को मिला कि गरीबी दर क्या हुआ है? साल दर साल घटता रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गरीबी दर क्या हुई है? घटती रही है। किन्हीं देशों का तीव्र गति से गरीबी दर घटी है, निर्धनता घटी है, किन्हीं देशों का स्लोली निर्धनता घटा है। अब देखिए विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता क्या होता है? निर्धनता रेखा के नीचे विश्व बैंक के अनुसार किसे कहा जाता है कि कौन सा देश निर्धनता रेखा के नीचे है? तो जो देश $1.9
$1.9 से कम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वे क्या आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे वे देश कहलाते हैं। जो देश $1.9 से भी कम, प्रतिदिन $1.9 से भी कम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वे गरीबी रेखा के नीचे वे देश आते हैं। अब मैं कुछ अन्य देशों के नाम बताऊंगा जो कि जहाँ पे गरीबी दर कितना परसेंटेज है, यानी विश्व बैंक के अनुसार वे गरीब हैं और कितने परसेंटेज हैं। जिनमें पहला देश कौन आता है, नाइजीरिया। ये जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया में जो गरीबी दर है वो कितना है, 53.5%। कितना, 53.5%। वो भी कब, 2009 के आंकड़े के अनुसार। नाइजीरिया में जो गरीबी दर है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वो 53.5% है। किसके अनुसार, सन 2009 के अनुसार। इसी तरह से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में 14.8%। बांग्लादेश में 14.8% है, वो भी कब, 2016 के आंकड़े के अनुसार। 2016 के आंकड़े के अनुसार बांग्लादेश में कितना है, 14.8%। अब अगला जो भारत है, भारत क्या है, भारत का 21.2% है। भारत का कितना है, 21.2%। 2011 का जो जनगणना हुआ था उस आंकड़े के अनुसार भारत का कितना है, 21.2%। इसी तरह से जो पाकिस्तान का कितना है, 4.0%। पाकिस्तान का 4.0% 2015-16 के अनुसार। पाकिस्तान का जब आंकड़ा निकाला गया था तो 2015-16 के अनुसार कितना था, 4.0%। इसी तरह से चीन का हमने जाना कि चीन का कितना है, चीन का 0.7% है। किसके अनुसार, 2015 के अनुसार। जब 2015 में चीन में जनगणना की गई थी, मतलब कि पूरा गणना किया गया था, तो कितना था, 0.7%। ब्राजील में कितना था, ब्राजील में था 3.4%। 2015-16 के अनुसार। 2015-16 में जब जनगणना हुई उस हिसाब से जब गरीबी दर ज्ञात की गई तो कितना था, 3.4%। इसी तरह से अन्य कुछ देशों का था, जैसे इंडोनेशिया का था आपका 5.7% 2017 के अनुसार, और श्रीलंका का कितना था, 0.7% 2016 के अनुसार। तो ये सब कुछ देश गरीबी रेखा के नीचे वाले, मतलब कि गरीबी दर उनके सन के हिसाब से उस टाइम पे जब गणना किया गया था तो इतना था। तो आई होप आपको ये वैश्विक निर्धनता समझ में आया होगा कि विश्व में भी जो निर्धनता का अनुपात है वो बराबर नहीं है, हर देश में अलग अलग निर्धनता रेट है। अब अगला पॉइंट जो है, निर्धनता के कारण। निर्धनता के कारण देखिए, भारत में जो निर्धनता का कारण रहा है उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक कारण है निर्धनता का, भारत में निर्धनता के बहुत सारे कारण रहे हैं। मुख्य रूप से ऐतिहासिक कारण क्या था कि जब अंग्रेज भारत में शासन करने आए थे तो यानी कि औपनिवेशिक शासनकाल में भारत की जो विकास दर थी वो काफी नीचे हो गई थी। हम ये कह सकते हैं भारत की विकास दर गिर गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास करना जारी रखा। उन्होंने कृषि क्षेत्र को का विकास, कृषि क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से कृषि क्षेत्र में अपने उपयोग की फसलें उगाना शुरू कर दी। आर्थिक विकास भी गिरा, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े का उद्योग था उसको पूर्ण रूप से बंद करवा दिया। हस्तकालीन जो शिल्प था उसको नष्ट कर दिया। हस्तकालीन हाथ से बनाए जाने वाली जो भी चीजें हाथ से बनाई जाती थी उसको उन्होंने क्या किया, नष्ट करवा दिया। तो इस तरह से उनके शासनकाल में गरीबी काफी तेजी से बढ़ी, क्योंकि देश का विकास नहीं हुआ, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए। तो जब रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हुए तो प्रति व्यक्ति आय गिर गई, प्रति व्यक्ति आय गिरी, राष्ट्रीय आय गिरी। यहाँ तक कि जनसंख्या में वृद्धि दर भी काफी तेजी से था, जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो उन सभी कारणों से क्या हुआ कि देश का विकास दर तेजी से गिर गया, क्योंकि एक तो जनसंख्या वृद्धि दर था उस समय 1980 के आसपास,
जनसंख्या वृद्धि दर उस समय ज्यादा था, और ऊपर से प्रति व्यक्ति आय घट रही थी क्योंकि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं थे। तो उससे क्या हुआ, देश का विकास तेजी से गिर गया। और जो सरकार को वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के जो प्रयास करने चाहिए थे और देश का विकास के लिए जो अन्य प्रयास करने चाहिए थे, उन दोनों क्षेत्र में सरकार क्या रही, असफल रही, जिसके कारण निर्धनता काफी तेजी से बढ़ा। अब देखिए, सिंचाई के क्षेत्र में या हरित क्रांति के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए गए। जब हरित क्रांति आया सिंचाई के क्षेत्र में, हरित क्रांति के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध किए गए, लेकिन ये अवसर कुछ भागों तक ही सीमित रह गए। यानी कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति आया उन्हीं क्षेत्रों तक ही ये रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाए। अब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र ने रोजगार के अवसर तो उपलब्ध कराए, निजी क्षेत्र ने और सार्वजनिक क्षेत्र ने क्या किया कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, लेकिन ये अवसर उतने नहीं थे कि जितने कि देश के नागरिकों के लिए आवश्यक थे। यानी कि रोजगार के अवसर तो उपलब्ध हुए, लेकिन जनसंख्या क्योंकि ज्यादा थी, बढ़ी हुई थी, तो उतने अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए। लोग शहरों में काम करने की तलाश में शहरों में जाते थे, लेकिन जब वहां पे उन्हें काम नहीं मिलता था, क्योंकि रोजगार के अवसर अल्प थे, जब उन्हें काम नहीं मिलता था तो क्या करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो भी काम उन्हें मिलता था वे करते थे। जैसे कि ऑटो चलाना, रिक्शा चलाना, किसी के घर काम करना, नौकर के रूप में काम करना, या अन्य दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना, यानी कि जो भी उन्हें काम मिलता था वे करते थे। अब क्योंकि उनकी आय बहुत ही कम थी, तो जब आय बहुत ही कम थी तो वे अच्छे मकान में रह नहीं सकते थे, किराए के रूप में, किराए के अच्छे मकान में नहीं रह सकते थे, तो उन्हें एक झोपड़ी टाइप के मकान में, शहर से दूर झोपड़ी टाइप के मकान में ही रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनकी आय बहुत ही कम थी। तो ऐसे में अब क्या होगा कि जो गरीबी दर गांव में फैली हुई थी वो अब कहां पे पहुंच गई, शहरों में भी पहुंच गई। इसके अलावा गांव में गरीबी पहले से थी, अब शहरों में भी पहुंच गई। क्यों? क्योंकि वहां पे भी काफी बेरोजगार लोग व्याप्त, मतलब कि काफी अधिक मात्रा में वहां भी उनकी संख्या बढ़ गई। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि निर्धनता जो थी, निर्धनता की एक और विशिष्ट क्या थी, आय असमानता। अब आय असमानता क्यों हुई, निर्धनता का एक और कारण क्या था, आय असमानता। ये क्यों हुआ, क्योंकि आय असमानता इसलिए हुआ कि जब हम ये कह सकते हैं कि भूमि तथा अन्य जो असमान वितरण था, भूमि तथा अन्य संसाधनों का असमान वितरण के कारण, भूमि तथा अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय में असमानता पाई गई। जैसे कि भूमि में बहुत सारे कमियां थी, गांव के लोग किस पे निर्भर करते हैं, भूमि पे निर्भर करते हैं। भूमि का पुनर्वितरण नहीं अच्छे से कराया गया, भूमि का पुनर्वितरण अच्छे से नहीं हुआ, इसके साथ साथ भूमि सुधार नहीं की गई, विभिन्न सरकारों के द्वारा भूमि सुधार नहीं की गई, जिसके कारण क्या हुआ कि उन गरीबों की, उन निर्धनों की जो परेशानियां थी, जो आय था वो बढ़ नहीं पाया। क्योंकि भूमि सुधार के द्वारा हो सकता था कि विभिन्न प्रयास देखने को मिले, जैसे मैंने उदाहरण बताया था पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के द्वारा आय बढ़ाया किसानों का, तो भूमि सुधार नहीं किया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे सांस्कृतिक या धार्मिक या आर्थिक जो अनुष्ठान होते हैं, उसने भी गरीबी दर को बढ़ाया। जैसे कि हम ये देखते हैं कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अनुष्ठानों में काफी पैसे, चाहे गरीब हो या धनवान हो, पैसे अधिक मात्रा में खर्च करते हैं, बेवजह भी पैसे खर्च करते हैं, तो इसका भी प्रभाव रहा। और इसके साथ साथ जैसे कि कृषक होता है, छोटा कृषक, गरीब कृषक, वे दवा के लिए या इसके साथ साथ बीज के लिए, पानी के लिए वे क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, और जब वे ऋण वापस दे नहीं पाते हैं तो वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। जब फसलों में उतना उत्पादन नहीं होता है क्योंकि उनके खेत कम है, तो उत्पादन जब उनका होता नहीं है, बचत उनके पास होती नहीं है, तो वे ऋण दे नहीं पाते, तो ऋण के दबाव में वे क्या होते हैं, ऋण के बोझ में वे दब जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि गरीबी दर का और तेजी से बढ़ने लगता है। ये सब का क्या कारण है, गरीबी दर की ये सब कारण है। अब कि गरीबी दर को का निरोधी उपाय, यानी कि गरीबी दर को रोकने के उपाय, निर्धनता के रोकने के उपाय क्या है। देखिए, निर्धनता 1980 में भारत का विकास दर एकदम क्या कह सकते हैं कि न तो राष्ट्रीय आय, न तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा था, न तो राष्ट्रीय आय बढ़ रहा था। यानी कि 1980 के दशक के प्रारंभ से 1950 से 80 के दशक में, यानी हम 30 साल की बात कर रहे हैं, तो इन 30 सालों में न तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ा, न तो देश का विकास हुआ, न तो देश का विकास हुआ, न तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ा। अब जो अनुमान था 1950 में, 1950 का जो अनुमान था गरीबी का, 1950 में जो गरीबी का अनुमान था वो कितना था, 45%।
1950 में अधिकारियों के अनुसार 45% लोग गरीब थे, जो 1980 के दशक तक भी जारी रहा। 1950 में गरीबी 45% था, 1980 में भी गरीबी 45% था, यानी कि कोई सुधार देखने को नहीं मिला। 29 सालों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। हालांकि देश का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। 1970 में जो विकास दर था 3.5%, कितना था 3.5%। धीरे धीरे विकास की रफ्तार 1980 के दशक से पकड़ी और 1980 में क्या होगा कि विकास दर कितना हो गया 6.6%। कितना हो गया 1980 में विकास दर 6% हो गया और 90 में भी यही रहा कि देश में विकास दर 6%, यानी कि संसार में सबसे तेजी से देश का विकास होना शुरू हुआ। 1980 के दशक के प्रारंभ से देश का विकास संसार में सबसे तेजी से होना शुरू हुआ। अब जैसे ही विकास दर हुआ तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगी, क्योंकि जब रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती ही है। तो उससे क्या हुआ कि लोग शिक्षा में निवेश करने लगे, क्योंकि आगे उसका फल क्या होगा उन्हें मालूम जब चला कि शिक्षा में निवेश करने से क्या फायदा हो सकता है। जब देश का विकास हुआ तो शिक्षा में निवेश किया जाने लगा, क्योंकि उन्हें मालूम था शिक्षा में निवेश करने से क्या फायदा होगा, तो उन्होंने शिक्षा में निवेश करना शुरू कर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाने लगा और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगी, राष्ट्रीय आय भी बढ़ने लगी। और इसके साथ साथ जो विभिन्न क्षेत्र था जिसमें कमियां पाई जाती हैं, मुख्य रूप से हम क्या कर सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, जनसंख्या के रोग के संबंध में, इन सभी क्षेत्रों से विकास से क्या हुआ कि देश का विकास 1980 के दशक से होना शुरू हो गया। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए उसने भी क्या किया कि लोगों की आय बढ़ाने में क्या किया, काफी अधिक लोगों की आय बढ़ाने में काफी अधिक जो समस्याएं थी उसको उन्होंने क्या किया, उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि हम कह लें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ये कब लागू किया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो था वो 2005 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। ग्रामीण गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए जिनके पास काम नहीं होगा उनको 1 साल में कितने दिन का 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जिससे उनकी कुछ आय क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरह से ये योजना शुरू किया गया कि गांव के लोगों को कुछ काम मिल सकेगा। अब देखिए ये क्या किया गया, 4.78 करोड़ परिवारों में से 220 करोड़ लोगों को ये प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया गया। कितने? 220 करोड़ लोगों को काम दिया गया था। जब काम शुरू हुआ ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत, तो 220 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया था। कितने परिवारों में से? लगभग हम कह सकते हैं कि 4.78 यानी कि 5.25 करोड़ परिवारों में से 220 करोड़ परिवारों को क्या दिया गया, रोजगार दिया गया। इसके अलावा 2006-07 में जो प्रतिदिन का रोजगार का वेतन था, यानी पैसा था, वो कितना रुपया था? 65 रुपया। 2006-07 में जो एक दिन के काम के बदले पैसा दिया जाता था वेतन, वो कितना था? 65 रुपया था, जो बाद में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बाद में से बढ़ाकर 135 रुपया, 130 या 135 रुपए कर दिए गए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय रोजगार कोष, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय रोजगार कोष बनाने की शुरुआत की गई कि एक राष्ट्रीय रोजगार कोष बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ इन्हीं को देख के विभिन्न राज्यों ने भी क्या किया कि राज्य कोष की गठित किया कि विभिन्न राज्यों में भी राजकीय कोष गठित की गई, ताकि जब भी कोई समस्या आए, आर्थिक समस्या है, तो उसको आसानी से सुलझा लिया जाए। इसके अलावा काम के बदले अनाज की शुरुआत की गई। ये कब किया गया? 2004 में। काम के बदले अनाज, यानी कि जिन व्यक्तियों के पास कोई काम नहीं है और तो उनको काम के बदले अनाज दिया जाएगा। तो इसका शुरुआत कब किया गया? 2004 में। और ये 150 जिलों में, जो 150 काफी पिछड़े जिले थे, उन 150 जिलों में 2004 में काम के बदले अनाज की शुरुआत की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पुनः प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई 1993 में। कब शुरू की गई? 1993 में। ये क्या था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मतलब क्या था कि कोई शिक्षित बेरोजगार है, गांव या शहरों में कोई शिक्षित बेरोजगार है, उसकी क्या करना है? उस शिक्षित बेरोजगार की आर्थिक सहायता करना, उसके रोजगार लगाने में, अगर छोटा मोटा कोई धंधा करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, लघु उद्योग लगाना चाहता है, तो सरकार क्या करेगी? उसकी सहायता करेगी। तो ये इसकी शुरुआत कब की गई?
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की 1993 ईस्वी में। इसके अलावा एक और ग्रामीण रोजगार सृजन की स्थापना की गई 1995 ईस्वी में। कब? ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1995 में की गई और इसके साथ साथ स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब की गई? 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब की गई? 2000 में। इसका मतलब ये था कि गांव में बिजली की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य की व्यवस्था मतलब कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए अस्पताल, ये सब की शुरुआत कब की गई? 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत इसमें शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क जल, स्वच्छ शुद्ध जल दिया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसकी स्थापना कब की गई? 2000 में किया गया। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना की भी शुरुआत की गई कि अन्न जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक गरीब है वहाँ पे अन्न का वितरण किया जाएगा, सार्वजनिक वितरण किया जाएगा। तो ये था निर्धनता को दूर करने के प्रयास। सरकार ने विभिन्न तरीकों से लोगों की आय बढ़ाने के लिए इन सभी योजनाओं को शुरू किया। अब लास्ट पॉइंट इसमें का क्या है? भावी चुनौतियां, कि भविष्य में आगे इन समस्याओं जो भी चुनौतियां हैं उसको कैसे दूर किया जाएगा, या भविष्य में कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी। भावी चुनौतियां, देखिए यद्यप भारत ने क्या किया, भारत ने निर्धनता को दूर करने में सफलता पाई, यानी कि निर्धनता में गिरावट आया, लेकिन यह सबसे बाध्यकारी है। यानी कि यह देश के लिए देश के समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो क्या रही है? निर्धनता। और ये क्योंकि ये जो निर्धनता रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी पाई गई। जो निर्धनता है वो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी पाई गई, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानताएं पाई जाती हैं। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है कि जो गरीबी दर है वो न सिर्फ गांव में पाई जाती है बल्कि शहरों में भी, और वो भी असमान रूप से पाई जाती है। अब देखिए आशा सरकार करती है, देश के नागरिक करते हैं कि जिस तरह से विकास हुआ है पिछले कुछ दशकों में, उस तरह से 10 से 15 वर्षों में प्रगति होगी तो क्या होगा? और उस प्रगति से आर्थिक वृद्धि होती है तो शिक्षा, जनसंख्या, शिक्षा में वृद्धि होती है, मतलब शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, देश का प्रगति होता है, विकास इसी तरह से होता है। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, जनसंख्या को अगर कंट्रोल किया जाता है और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया जाता है तो हो सकता है कि देश की जो समस्याएं रही हैं निर्धनता के मामले में वो समस्याएं क्या हो? सुलझ जाएं। तो ये कुछ भावी चुनौतियां जिसको सरकार को देखना है कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है, महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ाना है और आर्थिक वृद्धि दर को कैसे बढ़ाना है, ये सब भावी चुनौतियां जिसको सरकार को इस समस्याओं को सामना, मतलब इन चुनौतियों का सामना करना है। तो सरकार जिस तरह से गरीबी दूर करने के प्रयास करती रही है, अगर वो इसी तरह से कुछ अन्य प्रयास करे, शिक्षा के क्षेत्र में बल दे, महिलाओं के सशक्तिकरण पे बल दे, तो हो सकता है कि जो भावी चुनौतियां वो आसानी से निपट जाएं। तो आई होप आपको ये आज का जो कुछ पॉइंट था आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।